बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, इंडिया में आईपीएल जो है उसका आगाज़ हो चुका हुआ है। पिछले कई रोज़ से जो है आईपीएल के मैचेस वहाँ पर हो रहे हैं। सट्टा भी अरूज पर है। ऑनलाइन बैटिंग बेशुमार हो रही है। कल मैं आईपीएल का मैच देख रहा था तो बैठे बैठे ऐसे ही मुझे ख्याल आया। मैंने रिवाइज़ किया तो याद आया कि लाहौर बादशाह की एक टीम हुआ करती थी पाकिस्तान की। वो भी इंडिया क्रिकेट लीग खेलने के लिए जाया करती थी। वो उस दौर में, ये कोई 18-20 साल पुरानी बात है, तब इंज़मामुल हक जो हमारे पाकिस्तानी टीम के कप्तान और कोच भी रह चुके हुए हैं, उनकी क़यादत में एक टीम हुआ करती थी लाहौर बादशाह के नाम से। ये इंडिया जाया करते थे उस इवेंट में शिरकत के लिए। उस इवेंट में 3 टीमें होती थी। एक लाहौर बादशाह की होती थी, एक इंडिया की अपनी वहाँ पर लोकल टीम जो क्लब्स के लड़के और 1-2 कोई प्रोमिनेंट प्लेयर्स होते थे वो, और एक और टीम होती थी मुंबई चैम्पियंस के नाम से एक टीम थी। उसमें गैर मुल्की खिलाड़ी भी हुआ करते थे। हमारे पाकिस्तान का एक खिलाड़ी तौफीक उमर, वो भी उसमें खेला करते थे। तो मुझे वो चीज़ें सारी एकदम दोबारा रिवाइज़ हुई, याद आया कि उस लीग में भी किस तरह से सट्टा हुआ करता था, किस तरह से बैटिंग हुआ करती थी, किस तरह से मैच हारने और जीतने के लिए बनाए जाते थे, और कितने पैसे लिया करते थे उस लीग के दौरान। लोगों ने कितने पैसे क्रिकेटर्स ने बनाए, तो उस हवाले से आपसे बात करूंगा। और एक अहम चीज़ आपको बताऊं कि इस लाहौर बादशाह टीम के जो थे वो, और प्लस एक और पाकिस्तानी प्लेयर जो था, तकरीबन कुछ 7 प्लेयर्स के बारे में तो मैं जानता हूँ जो उस लीग में बुक मेकर्स के आलाकार हुआ करते थे। उनके कहने पर मैच बनाते भी थे, हारते भी थे, और उस दौर में उन्होंने पैसे भी बहुत कमाए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक चीज़ और शेयर करूं कि कल मैंने एक वीलॉग किया था आतिफ चौधरी गैंगस्टर के हवाले से। उस व्लॉग में कुछ 1-2 चीज़ें थी। मेरे एक दोस्त, बड़े भाइयों जैसे हैं, आबिद हुसैन बॉक्सर, उनकी रात मेरे से बात हुई, कॉल उनकी रात को मुझे आई थी। तो उन्होंने मेरी 1-2 चीज़ें जो मैंने डिस्कस की थी उसकी तस्हीह में उन्होंने की थी, और उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने जो व्लॉग में ज़िक्र किया था आतिफ चौधरी की और उनकी गुफ्तगू का, जो टेलीफोनिक गुफ्तगू का मैंने ज़िक्र किया था कि मैं उनकी पीटीसीएल नंबर पर आतिफ चौधरी के साथ कॉल हुई थी, और उसमें गुफ्तगू में एक दूसरे के साथ बड़ी सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ, और वो धमकियाँ में इस गुफ्तगू थी। वो उस हवाले से उन्होंने मेरी तस्हीह की है, आबिद हुसैन बॉक्सर ने। उन्होंने मुझे ये बताया कि वो उस दौर में पीटीसीएल पर मेरी उससे बात कभी नहीं हुई थी, बल्कि वो स्कैनर्स का दौर था और मोबाइल नए नए आए थे उस दौर में, और बल्कि वो मोटरोला के मोबाइल हुआ करते थे। वो एक बैग, बस्ता जिसको कहते हैं, इस तरह से होता था, वो लटका के फिरते थे। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो गुफ्तगू मेरी आतिफ के साथ जो हुई थी वो स्कैनर के ज़रिए हुई थी, और वो स्कैनर की रिकॉर्डिंग थी जो आपने सुनी थी। तो वो पीटीसीएल पे कॉल नहीं हुई थी। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ और मेरी तस्हीह की है कि उन्होंने ये बताया कि जब आतिफ चौधरी लोहारी गेट था तो वहाँ पर उसको मारने के लिए जो प्लान तरतीब दिया जा रहा था, उस हवाले से गुफ्तगू जो की है कि 35 से 40 लाख रुपया जो है वो पुलिस अफसरान को दिया गया था। लेकिन उन्होंने मेरी जो तस्हीह की है वो ये की है कि ये 35 लाख रुपया जो था वो किसी ने दिया नहीं था आतिफ चौधरी को मारने के लिए, बल्कि पुलिस अफसरान ने आतिफ चौधरी से तफ्तीश की थी और उसको ये कहा था कि उसने अपनी मुजरमाना ज़िंदगी के दौरान जो लोगों से पैसे लिए हैं, जो भत्ता लिया है, वो कहाँ कहाँ उसने ख़र्च किया है और किस किस को किस मद में दिया है, हमें वो डिटेल्स बता दे, हम उन लोगों से पैसे मंगवा लेंगे। और इसके बदले में उन्होंने ये गारंटी दी थी कि हम आतिफ चौधरी को यहाँ पर लोहारी गेट से के जो अंडर थे, जिनके पास तफ्तीश थी, कि उसको पुलिस मुकाबले में नहीं मारा जाएगा। तो आतिफ चौधरी ने फिर उनको एक कागज़ पेंसिल लेके उनको सारी डिटेल लिख के दी कि उसने कहाँ कहाँ किस किस को क्या क्या पैसे दिए थे। तो वो पुलिस वालों ने फिर उन लोगों से पैसे मंगवाए थे। वो 35 लाख रुपया उस मद में इकट्ठा किया गया था। तो ये मैं ज़रूरी समझता था कि मेरे से अगर कोई चीज़ें को मिस कोड हुई हैं तो मैं उनको तस्हीह करूं, और आगे भी अगर कभी किसी को, दोस्त को, जानने वाले के इल्म में कोई सही बात हो और मेरी तरफ से कोई गलत कोड किया गया हो तो काइंडली इसी तरह मेरी तस्हीह ज़रूर फरमाइएगा। तो आते हैं अब अपने आज के मौजू की तरफ। लाहौर बादशाह क्रिकेट टीम, जो कि इंज़मामुल हक की सरबराही में
इंडिया जाते थे क्रिकेट लीग खेलने के लिए। वहाँ पर 3 टीमें हुआ करती थीं और इन 3 टीमों के कई मैच हुआ करते थे। दोस्तों आपको मैं बताऊं कि इस लाहौर बादशाह की क्रिकेट टीम के कुछ 6-7 नाम ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, बड़े टॉप के प्लेयर रहे हैं, बड़े अपना मंझे हुए खिलाड़ी हुआ करते थे और हमारे नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर हुआ करते थे ये। तो ये जब क्रिकेट खेलने वहाँ पर जाते थे तो उससे पहले यहाँ पर कुछ जिनका मैंने आपको बताया ना 6-7 क्रिकेटर्स हुआ करते थे। अच्छा आपको बताऊं कि इंजमामुल हक और अब्दुल रज़ाक ये 2 मेन प्लेयर हुआ करते थे, ये भी उस टीम का हिस्सा हुआ करते थे। ये उस चीज़ का, उस सट्टे का, उस मकरू कारोबार का, धंधे का हिस्सा नहीं हुआ करते थे ये। और भी थे जो इसमें काम में शामिल नहीं थे, लेकिन 6 से 7 प्लेयर्स ऐसे थे जिनके यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के टॉप के बुक मेकर्स के साथ राब्ते हुआ करते थे। राब्ते क्या हुआ करते थे, वो उनके साथ इस सट्टे के कारोबार में बाकायदा शरीक होते थे, बाकायदा हिस्सेदार होते थे, उनको पैसे मिला करते थे इस चीज़ के। इन क्रिकेटर्स ने जब इंडिया लीग खेलने के लिए जाना होता था तो उस लीग से पहले कोई 3-4 हफ्ते पहले ये जो अपना प्लेयर्स हैं ये सब लाहौर में इकट्ठे हो जाया करते थे। लाहौर का इलाका एक बड़ा पोश एरिया है, मॉडल टाउन का एरिया है और टाउनशिप का एरिया है। यहाँ पर कुछ 2 घर हुआ करते थे, कोठियाँ कह लें, बंगले कह लें, वहाँ पर ये सब इकट्ठे होते थे और 3 से 4 हफ्ते तक ये वहाँ पर मुकम्मल अयाशी किया करते थे। हर अयाशी का तमाम तर सामान वहाँ पर यहाँ के जो बुक मेकर्स थे वो उनको फराहम करते थे और उनके साथ उस अयाशी में वो बाकायदा शिरकत भी करते थे और इन्जॉय किया करते थे। अब उनके ऊपर इतनी रकम खर्च करने का मकसद जो हुआ करता था वो ये होता था कि ये लोग जब क्रिकेट खेलने जाएंगे वहाँ पर इंडिया में तो ये 2, 4, 5 मैच अपनी मर्ज़ी के जो कि इन्होंने जानबूझकर हारने होते थे उसके बारे में इनको बुक मेकर्स को इन्फॉर्मेशन देंगे और उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ये यहाँ पर करोड़ों रुपया बैटिंग करके उस पर कमाएंगे। और ऐसा हुआ भी, बल्कि मैं अच्छी तरह से इस चीज़ को जानता भी हूँ और मुझे पता भी है कि वो प्लेयर्स किस तरह से मैच हारा करते थे। और बड़े, मैं आपको 1-2 वाक़यात भी बल्कि उसको कोट करता हूँ और बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं, आपको मज़ा आएगा सुन के। मैं आपको बताऊँ कि पहले तो यहाँ पर जो वो अयाशी किया करते थे ना, को 3 से 4 हफ्ते यहाँ पर रहना उन्होंने, उस अयाशी का जो ख़र्चा उस दौर में, आज से 18-20 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, उस अयाशी का जो ख़र्चा है ना वो तकरीबन आप कह लें 80 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ख़र्चा होता था जो सिर्फ उनकी अयाशी पर खर्च होता था। और फिर जब उन्होंने इंडिया जाना तो जाने से पहले हर प्लेयर को जो उनके अपना लूप में होता था, जो उनका पेड था, उसको जाने से पहले किसी को 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख इस तरह से पैसे उनको देकर वहाँ पर भेजा करते थे। तो वो जाते साथ ही वहाँ पर उन्होंने आपस में मीटिंग करनी, मीटिंग करके उन्होंने प्लान करना है कि आज के मैच का हमने रिज़ल्ट क्या लेना है या रिज़ल्ट हमने देना क्या है। अगर तो मैच उन्होंने हारना होता था तो वो वहाँ से, यहाँ के बड़े टॉप के बुक मेकर्स होते थे, मैं उनके नाम क्या लूँ, बस आपको मैं उनके नाम जो हैं वो मतलब कि उनके सरनेम बता देता हूँ। खान, राना, मियाँ, हाजी, ये कुछ 4-5 बुक मेकर्स हुआ करते थे जिन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ था और ये ग्रुप बनाकर इकट्ठे होकर एक ही जगह पर बैठकर उन मैचों पर बैटिंग किया करते थे। एक मैच की आपको स्टोरी बताऊं मैं कि लाहौर बादशाह का मैच था। वहाँ की जो इंडियन क्रिकेट के जो क्लब थे उनकी टीम थी, उनके साथ एक मैच हो रहा था। उस मैच में जो हमारे टॉप के प्लेयर्स थे, 6-7 प्लेयर जो थे लाहौर बादशाह के, उन्होंने वहाँ पर डिसाइड किया कि आज का मैच हमने हारना है। उस मैच की इतला यहाँ पर लाहौर में उन्होंने अपने जो सट्टेबाज थे, बुक मेकर थे, जिनसे वो पैसे वसूल करके आए हुए थे, उनको उन्होंने इतला की कि आज का मैच हमने हारना है। तो उसके लिए उस मैच में मैं आपको बताऊं कि लाहौर बादशाह ने सेकंड वारी ली थी और पहले उन्होंने बॉलिंग की थी। उनको लाहौर बादशाह को कुछ टारगेट मिला था, गालबन मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई 159 या 160 का टारगेट उनको मिला था उस मैच के लिए। अब सेकंड बारी पे स्कोर चेस करने के लिए लाहौर बादशाह की टीम आती है
तो अब यहाँ के जो बुक मेकर्स थे ना, उनकी उन प्लेयर्स के साथ जो गुफ्तगू होती थी, उनका ये होता था कि देखें, इंज़मामुल हक, अब्दुल रज़ाक और एक दो प्लेयर और थे जो कि इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं थे। उनके बारे में जब डिस्कस करते थे ना, तो वो कहते थे कि यार इनका क्या इलाज करेंगे, ये मैच विनिंग प्लेयर हैं, तो ये कहीं भी किसी वक्त भी मैच का रुख बदल देते हैं, तो इनका क्या किया जाएगा, इनकी वजह से हमें नुकसान ना हो जाए। तो वो कहते थे कि इनका भी इलाज हमने सोच के रखा हुआ है, आप बेफिक्र रहें, हम अगर ऐसा की पोजीशन आएगी तो हम उनको रन आउट करवा देंगे, या जिस तरह भी हम उनको काबू कर लेंगे, उनको कंट्रोल कर लेंगे। ये उनके अपना एक्सप्लेनेशन आगे से हुआ करती थी उनको तसल्ली देने के लिए। तो वो मैच जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसमें टारगेट कोई 159 या 160 का टारगेट मिला था, वो उस मैच में जब बारी करने के लिए आते हैं, अपना लाहौर बादशाह की टीम जब बैटिंग पर आती है चेस करने के लिए, तो अब्दुल रज़ाक जो हमारे बहुत स्टार क्रिकेट के रहे हैं, ये ओपनिंग आते हैं करने के लिए। अब उस टाइम जो रेट फेवरेट था वो दूसरी टीम का रेट फेवरेट था, जो पहले बारी करके गई थी, जिसने 159 या 60 का टारगेट दिया था, वो फेवरेट टीम थी। अब्दुल रज़ाक ने बैटिंग शुरू की, उनके साथ एक और प्लेयर थे जो बैटिंग करने ओपनर आए थे। अब्दुल रज़ाक ने 3 से 4 ओवरों में इस कदर जारहाना बैटिंग की, इस कदर उन्होंने मार कुटाई की उन 3-4 ओवरों में, कि उन्होंने जो टीम फेवरेट थी, दूसरी उनकी ओपोनेंट टीम जो थी वो फेवरेट थी, वो अपना जो बाहर निकल गई टीम, और लाहौर बादशाह की टीम बहुत खासी फेवरेट हो गई, क्योंकि मेरे ख्याल 3 से 4 ओवरों में 40+ स्कोर अब्दुल रज़ाक ने मार दिया था। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर लाहौर में बैठे हुए जो सट्टेबाज थे, उन्होंने उस मैच पे लाहौर बादशाह की हार पर, मैं आपको बताऊं, हारने के लिए और दूसरी टीम के जीतने के लिए उन्होंने उस टाइम, उस दौर में कोई 25 से 30 करोड़ रुपए की बैटिंग कर रखी थी। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, याद क्या है, बस मैं आपको उस टाइम उस कमरे का मंजर अगर मैं आपको बताऊं ना, कि जिस कमरे में ये बुक मेकर्स बैठे हुए थे, वहाँ पर जहाँ बैठ के बैटिंग कर रहे थे, लाइनें पीटीसीएल के फ़ोन पड़े हुए थे, लाइनें चल रही थी, लाइनों पर ये दूसरे जो अपना बुक मेकर्स बाहर से लाइनें लेकर जिन पर काम करते थे, वहाँ पर भी इन्होंने बैटिंग की हुई थी। और जब तक रज़ाक धोता रहा दूसरी टीम के बॉलर्स को, तब तक उस कमरे में ऐसे था जैसे सबको सांप सूंघा हुआ है। भाई 25-30 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, और इतने पैसे उन सबको हारते हुए नज़र आ रहे थे। मुखालिफ टीम जो फेवरेट थी उसके अगेंस्ट अब वो टीम फेवरेट आ चुकी थी जिसके अगेंस्ट उन्होंने पैसे लगाए हुए थे। तो इस दौरान अब्दुल रज़ाक को फील भी हुआ कि उसको कहीं रन आउट करवाने की 1-2 मरतबा कोशिश की गई है। अब्दुल रज़ाक ने उस मैच में जो अपना चल रहा था वो उसको भांप लिया उसने, और जब चौथे ओवर में गालबन शायद अब्दुल रज़ाक आउट हुआ है, तो उसके आउट होने के बाद लाहौर में वो कमरा जहाँ पर बुक मेकर्स बैठे हुए थे, उनकी खुशी की इंतहा, उनकी बढ़के, और मैं आपको क्या बताऊं कि वो देखने के काबिल थी कि वो उसकी विकेट पर किस कदर खुश हुए थे, क्योंकि उनको बजाय इसके कि 25-30 करोड़ रुपया उनको आना था, उन्होंने जीतना था, वो उनको जाता हुआ नज़र आ रहा था। अब अब्दुल रज़ाक जिसने 3-4 ओवरों में मैच बना दिया था और मैच हारने के कोई चांस नहीं थे, अब जब बाकी के प्लेयर्स जो है उन्होंने जिन्होंने टिप दी हुई थी यहाँ के सट्टेबाजों को कि आज का मैच हमने हारना है, उन्होंने फिर मैच का क्या हाल किया मैं आपको क्या बताऊं। अब्दुल रज़ाक एक चीज़ बड़ी और इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं कि वो मैच जो है वो उसका रन रेट कह लें कि जो अपना रिक्वायरिंग रन रेट था, वो अगर कोई 6 या 6.25 का रह गया था, तो बाकी के जो प्लेयर्स आए थे उन्होंने आकर उस रन रेट को वो कोई 12-13 रन रेट पर ओवर ले गए थे। तो वो किस तरह से चेज़ होना था। बड़ी एक अहम चीज़ आपको इसमें बताऊं कि अब्दुल रज़ाक के बारे में बताया कि वो बाकी प्लेयर्स की जो इंटेंशंस थी, जो उनका मकसद था, उसको भांप गया था। वो उसने जब आउट होकर बाहर गया है, तो मैंने अपनी आंखों से वो मैच टीवी पर बल्कि देखा भी है, और वो मंज़र भी मैंने देखा है कि अब्दुल रज़ाक ने अभी पैड नहीं उतारे, बैट नहीं रखा, और उसने बाउंड्री के बाहर जाते साथ ही इंज़मामुल हक को इशारा किया है कि मेरी बात साइड पर आकर सुनो।
इंज़मामुल हक को लेकर साइट पर भी गए, और जो मेरी इत्तला थी, जो मेरे ज़राए का कहना था, वो ये था कि रज़ाक ने इंज़मामुल हक को साइट पर ले जाकर ये कहा है, मे बी शायद मैं कहीं पर गलत भी हूँ, तो लेकिन मेरे ज़राए जो थे वो बड़े मज़बूत थे, पक्के थे। उन्होंने ये कहा था, रज़ाक ने जो गुफ्तगू हुई थी इंज़माम के साथ, उनके कहने का मकसद ये था कि ये मैच हम नहीं जीतेंगे, ये मैच हम हार जाएंगे। उसने कहा क्यों, हमारी तो पोजीशन बहुत बेहतर है और स्कोर भी अच्छा खासा कर लिया और अभी एक ही विकेट गई है, पहली विकेट। उसने कहा कि भाई हमारे जो खिलाड़ी हैं ना, वो बिके हुए हैं, ये मैच नहीं जीतेंगे हम, क्योंकि मैं भांप गया हूँ, मुझे रन आउट कराने की भी कोशिश की गई है, तो इन्होंने मैच का सौदा किया हुआ है। अब वही हुआ, जिस तरह से वक्त गुजरता गया, ओवर गुजरते गए, मैच की पोजीशन चेंज होती रही और जो अपोनेंट टीम थी लाहौर बादशाह के, वो जीतने की पोजीशन में आ चुकी थी। अब उस मैच में अगर आप देखें ना, उस मैच की कभी रिकॉर्डिंग चेक करें, देखें तो उस मैच में इंज़मामुल हक को बहुत गुस्सा आया था और उस गुस्से में इंज़मामुल हक बैटिंग करने के लिए ग्राउंड में नहीं गए थे। उन्होंने बाकी लड़कों को बैटिंग के लिए भेजते थे, खुद बैटिंग करने नहीं आए थे वो। तो ये वहाँ पर सिलसिला एक चलता रहा। फिर उसी रात को जिस दिन ये मैच हुआ था और इंज़माम ने जब रज़ाक की बात सुनी थी, तो रात को इंज़मामुल हक ने तमाम प्लेयर्स को वहाँ पर होटल के कमरे में इकट्ठा करके उनकी बेइज्जती भी की, उनकी सरजनिश की, फिर उनको समझाया भी बहुत, और फिर उनसे कुरान पर हलफ भी लिया गया कि सब हलफ उठाएं और हलफ दें कि अब आइंदा कोई भी बगैरती नहीं करेगा और बिल्कुल फेयर होकर क्रिकेट खेली जाएगी। ये मामलात वहाँ पर चलते रहे, लेकिन मामलात यहाँ रुके नहीं, उसके बाद भी इस तरह से मामलात चलते रहे। उसके बाद एक और मैच आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। उसमें मैं आपको बताऊं, वहाँ से एक किसी प्लेयर की कॉल आती है यहाँ पर बुक मेकर्स को। वो उनको कहते हैं कि जी हमने आज का मैच भी हारना है। वो बड़े खुश होते हैं। वो शाम का टाइम होता है, शाम को मैच हुआ करते थे। वो तैयारी शयारी करके अपना वर्दी शर्दी पहन के अपने ऑफिस जो उनका होता है, तमाम बुक मेकर्स वहाँ इकट्ठे होते हैं और फिर बड़ी तैयारी से, वो जोशो खरोश से वो अपना उस मैच पे बैटिंग करते हैं। और होता उस मैच में ये है कि उनको इत्तला आई होती है कि ये मैच उन्होंने हारना है, सॉरी। तो उसी हिसाब से वो बैटिंग करते हैं, लेकिन मैच का रिज़ल्ट जो है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट होता है। उन्होंने इत्तला दी थी कि वो मैच हारेंगे, लेकिन लाहौर बादशाह की टीम वो मैच जीत जाती है। अब यहाँ के जो बुक मेकर्स थे, उन्हें इसमें भी मैच में भी कम से कम मेरे ख्याल को 20-25 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। उनको गुस्सा बहुत आता है। यहाँ से वो टेलीफोन कॉल्स करते हैं इंडिया, उन प्लेयर्स को जिन्होंने इत्तला की थी, उनकी बड़ी माँ बहनें करते हैं, गालियाँ निकालते हैं और उनको कहते हैं कि तुमने ये हमारे साथ किया क्या है। खैर, जब पता लगता है रात को, एक बहुत ही उनके बुक मेकर्स के एतमाद वाले खिलाड़ी जो कि लाहौर बादशाह की टीम में नहीं होते, उससे भी राब्ता होता है, उसको भी कॉल जाती है। वो कहता है मुझे टाइम दो थोड़ा सा, मैं रात को इनके साथ बैठता हूँ, इकट्ठे होते हैं हम, तो पूछते हैं कि मामला हुआ क्या है। वो मामला जब पूछते हैं तो पता लगता है कि किसी दो प्लेयर्स ने आपस में डिसाइड करके उन्होंने ये कहा कि हम जो मेन 2 प्लेयर हैं उनसे ये मामला पोशीदा रखते हैं और उनको बुक मेकर्स को लाहौर में इत्तला कर देते हैं कि आज का मैच हमने लूज़ करना है, तो जो भी पैसे आएंगे वो फिर हम नीचे जो लड़के उन्हें 2-2, 4-4 लाख, 5-5 लाख दे के बाकी पैसे हम खुद रख लेंगे। तो वो इत्तला करते हैं। तो अब मेन जो 2 प्लेयर हुआ करते थे, जो सट्टेबाजों की कह लें कि की होते थे, चाबी होते थे, उन पर बहुत वो डिपेंड करते थे। उनको इत्तला उस मैच की नहीं थी, उनको उन्होंने तमाद में नहीं लिया था और वही 2 प्लेयर जो थे उन्होंने वो मैच जो है वो लाहौर बादशाह को जितवाया था। तो यहाँ पर तो एक शौक का आलम था, नुकसान काफ़ी हो गया था और उस वजह से बड़ी ले दे भी हुई। खैर, उन्होंने फिर क्या किया कि वो जिस प्लेयर से उनकी बात हुई थी, जिसने सारे मामलात उनके साथ डिस्कस किए, उसने कहा कि आप मुझे 1 आध दिन दें तो मैं आप लोगों का जो नुकसान हुआ है मैं वो पूरा करवाने की कोशिश करता हूँ। तो उस हवाले से फिर उसने क्या किया
कि उसने उनको प्लेयर्स को काफ़ी उनको शर्मिंदा भी किया और उनको कहा भी कि अगर तुम लोगों ने कोई बगैरती करनी ही थी तो कम से कम मिलजुल के करते। ये क्या किया कि लालच में आकर तुमने कोई 80 लाख या 1 करोड़ रुपया उस मैच का उन्होंने यहाँ के बुक मेकर्स ने उनको पे किया था। तो वो तुमने गलत किया है, इस तरह से नहीं होता। अगर काम करना है तो मिल के करो और अगर नहीं करना तो अगलों को जवाब दे दो। खैर कुछ 1-2 दिन गुजरे तो फिर दोबारा एक इतला आती है वहाँ से बुक मेकर्स को कि आज का मैच हमने हारना है, लाहौर बादशाह की टीम ने। तो मज़ेदारी की बात देखें कि सट्टेबाज जो है माफिया, वो असल में तो सारी दुनिया में को पता है कि असल सट्टेबाज जो हिंदू बुक मेकर्स हैं वो हैं, असल माफिया क्रिकेट का जो है वहाँ पर मौजूद है। उनको इतला मिलती है कि लाहौर बादशाह की टीम्स के कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बिके हुए हैं और आज का मैच उन्होंने हारना है। तो वो क्या करते हैं, जो जिस टीम के साथ उनका मैच होता है दूसरी टीम के साथ, वहाँ के जो क्लबों के लड़के होते हैं वो हिंदू माफिया बुक मेकर्स सट्टेबाज जो है वो उन क्लबों के लड़कों को ख़रीदते हैं, उनको आगे पैसा फेंकते हैं और उनको कहते हैं कि आज का मैच जो है तुमने भी मैदान में हारने के लिए खेलना है। अब मज़े की बात यह है कि दोनों टीमें क्रिकेट के मैदान में उतरी हुई हैं और दोनों टीमों का मकसद क्या है कि उन दोनों टीमों ने मैच हारना है और दोनों ही हारने के लिए खेल रही। वो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था। उसमें मुझे याद है कि बुक मेकर्स परेशान थे कि एक मैच हो रहा है, उसका रेट चल रहा है, अगर फ़र्ज़ करें कि रेट उसका 30 पैसे चल रहा है किसी फेवरेट टीम का, और अपना अगर वो आउट करते हैं, कोई विकेट जाती है, तो वो मैच 30 पैसे की बजाय उसका मैच बजाय रेट जो है वो कोई 45 पैसे या 50 पैसे उसका रेट होना चाहिए जब उसकी विकेट जाती है। तो वो 50 पैसे या 45 पैसे की बजाय उसका रेट जो बुक मेकर्स हिंदू माफिया जो था, वो जो रेट बोलता था ना, जो ऑलरेडी पहले फेवरेट टीम थी 30 पैसे, उसको बजाय इसके कि उसका रेट बढ़ जाए, अब वो उसको रेट को घटा के बोलता था, 2, 4, 5 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, इस तरह से घटा के बोलता था। तो वो उस मैच में भी खूब तमाशा लगा, बुक मेकर्स की खूब दौड़ें लगीं, कोई इधर भाग के बैट करता था, कोई उधर बैट करता था। तो वो भी एक अजीबो-गरीब किस्म का मैच मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में देखने में आया मुझे कि दोनों टीमें ही मैच हारने के लिए उतरी हुई हैं। तो बहरहाल वो फिर जब मैच का इख्तिताम हुआ तो इख्तिताम के बाद जो है फिर राब्ता किया गया वहाँ पर, उनका कि यार ये क्या तमाशा है, हमारे साथ तो मजाक ही हो रहा है। उन्होंने कहा यार हम क्या कर सकते हैं, हमने तो अपना काम पूरा किया है, हम तो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, अब हमें क्या पता कि दूसरी टीम जो है वो भी हारने के लिए ही खेलने के लिए आई है। तो ये बड़े इस तरह के काम उस दौरान होते रहे हैं। और बात करने का मकसद ये है कि क्रिकेट मैच जो अपना तमाम ममालिक में लीग्स जो शुरू हो चुकी हुई हैं, उसकी वजह से करप्शन क्रिकेट में इस कदर आ गई है कि हमारी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उस पर भी सवाल उठने शुरू, अब से नहीं बल्कि ये मैं आपको बताऊं 2010 में या 2010 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, ये उस वर्ल्ड कप से ही हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट पर सवाल उठने शुरू हुए हैं। और इन क्रिकेट लीग्स की वजह से ही इंटरनेशनल क्रिकेट बदनाम भी हुई है। बदनाम भी क्या हुई है, बल्कि उनके जो क्रिकेटर्स की इंटरनेशनल मैचेस में बॉडी लैंग्वेज देख लें, उनके रिज़ल्ट्स देख लें, मैचेस की सिचुएशन देख लें, वो देखते हुए कोई भी बंदा कह सकता है, कोई भी अपनी राय कायम कर सकता है कि यार ये मैच ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड थे। मैं आपको बता दूं 2010 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, मेरी अपनी ज़ाती राय है उसमें, मैंने क्रिकेट का शौकीन हूँ, मैं क्रिकेट शौक़ से देखता भी हूँ, क्रिकेट खेली भी बहुत है, तो चीज़ें बड़ी अपना और नज़र से हम देखते हैं। और दूसरा प्रोफेशन जो है उसकी डिमांड भी है कि हम चीज़ों को जो है ना पहले नेगेटिव पहलू जो है उसके वो देखते हैं कि इसमें नेगेटिव क्या है, फिर हम पॉजिटिव साइड पर आते हैं। तो मैंने वो मैच देखे हैं बहुत से। तो मेरे ख़्याल से कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर क्रिकेट मैचेस पर कोई रिज़ल्ट्स पर असरअंदाज अगर कुछ आईसीसी कह लें या कोई भी वो हुए हैं, तो वो उस वर्ल्ड कप में मुबैना तौर पर जो है ना उस वर्ल्ड कप में वो मैचेस के रिज़ल्ट जो हैं वो सामने आए थे। तो ये क्रिकेट लीग्स जैसे आईसीएल है, अपना हमारी पीएसएल है, बीपीएल है, फिर अपना इंग्लिश क्रिकेट लीग्स हैं, ये तकरीबन हर कंट्री में जो है ना ये शुरू हो चुकी हैं, जहाँ जहाँ भी क्रिकेट की टीमें हैं। वेस्ट इंडीज़ की जो है वहाँ पर ले, साउथ अफ्रीका में ले लें आप,
तो ये क्रिकेट लीग्स पर जितना जुआ होता है, जितना सट्टा होता है और जितने यहाँ पर मैच आप कह लें बनाए जाते हैं, या मैं तो कहता हूँ कि ये मैच जो है ना ऑलरेडी पहले ही टेबल पर बैठ कर डिसाइड किए जाते हैं। क्योंकि आप जो लोग क्रिकेट को समझते हैं, जो देखते हैं, जो शौकीन हैं, अगर वो ये देखते हैं मैच माजी में उनकी नज़रों से गुजरे हैं, तो ऐसे ऐसे हैरान कुन मैचेस के नताइज सामने आते हैं कि बंदे की अकल दंग रह जाती है। तो इन लीग्स की वजह से पैसा बहुत इन्वॉल्व हो गया। सबसे ज़्यादा जो स्टार्ट हुआ था वो आईपीएल थी। आईपीएल में मैं आपको बताऊं कि उनके जो इंतज़ामिया हुआ करती थी, उन्होंने अरबों डॉलर्स इकट्ठे किए थे। और एक उनका, मुझे जिसका नाम नहीं याद आ रहा, मुझे वो ऐनक लगाता था जो इनका मैनेजमेंट का होता था आईपीएल का, वो फिर बड़ा एक केस भी चला, बड़ा स्कैंडल चला, फिर वो पता लगा कि रिज़ाइन करके फिर कहीं बाहर निकल गया था, किसी दूसरे मुल्क में फ़रार हो गया था, वहाँ पर उसने जाकर बसेरा कर लिया था। वो अरबों डॉलर इकट्ठे किए थे उसने, अरबों डॉलर आईपीएल में इकट्ठे हुए थे। देखें ना, आप एक प्लेयर को जो पैसे आप दे रहे हैं, जो क्रिकेट लीग्स खेलने के लिए आते हैं, वो कम से कम 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ रुपया एक खिलाड़ी को दिया जाता है। इतने पैसे कहाँ से आते हैं, इतने पैसे कहाँ से जनरेट होते हैं? ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी होती है, एडवर्टाइजिंग के ज़रिए भी पैसा आता है, लेकिन असल जो इसके पीछे मकरू चेहरा है वो जुए का है, जो वो सट्टेबाज हैं जो इसके पीछे बैठकर असल पैसे कमाते हैं। तो देखें, एक तो ये पैसा जहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है, और उसकी वजह से एक तो आप अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं, फिर दूसरा आप अपने मुल्क के साथ भी गद्दारी कर रहे होते हैं। देखें, करोड़ों अवाम जो आपके फ़ैन हैं, आपके शिदाई हैं, आपको देखते हैं, आप उस मुल्क का नाम रोशन करते हैं दूसरे ममालिक में जाकर, और जब आप इस किस्म के किसी फ़ेल में शामिल होते हैं, इस किस्म के मकरू काम में, पैसों की खातिर आप अपने आप को, अपने मुल्क को, अपने मुल्क के वक़ार को जब आप फ़रोख्त कर देते हैं, बेच डाल देते हैं, तो उस अवाम के दिलों पर, वो फ़ैन्स जो होते हैं आपके, उनके दिलों पर क्या गुज़रती है? क्या आप लोग ठीक करते हैं ये? आप लोगों को ऐसा करना चाहिए? सिर्फ़ अपने पेट की खातिर या अपनी लालच की खातिर आप इतने सारे लोगों के अरमान के साथ, जज्बात के साथ खेलते हैं। तो मेरे ख़्याल में जो ये इस खेल में, क्रिकेट में और बाकी भी बहुत सारे अपना शोबे हैं खेलों के, जहाँ पर पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो लोग जो हैं वो गद्दारी पर उतर आते हैं, लोग बेईमान हो जाते हैं, वो अपनी ईमानदारी भी बेचते हैं, अपने मुल्क को भी बेचते हैं, समझ लें, यही कह लें। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। हमारे जो एंटी करप्शन यूनिट हैं, उनको भी बिल्कुल साफ़ शफाफ किस्म की इंक्वायरीज़ करनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि जो क्रिकेटर्स हमारे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, उनका मेल मिलाप, मेल जोल किन लोगों से है, आया कि वो इस किस्म की मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस तो नहीं है। तो इस बारे में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। लेकिन मोहतात उसी सूरत में रहती हैं कि जब हमारे बड़े जो हैं वो इसके मुतल्लिक सीरियस हों, इस काम के मुतल्लिक सीरियस हों कि उन्होंने सबको ठीक करना है, तो फिर ही ठीक होगा। अदरवाइज़ ये मामला जिस तरह से चल रहे हैं इसी तरह से चलते रहेंगे, और जहाँ कह लें कि लालच है और अपना पैसों का इस्तेमाल है, वहाँ पर ये काम रुकते हुए नज़र नहीं आते। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।